हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय। आपके सामने हम 2023 का सेट नंबर 3 EL कोड का पेपर लेके आए हैं, जबकि इससे पहले 2023 वाला हम लोग 2 सेट बेटा सॉल्व कर चुके हैं। ओके, इसमें आज हम लोग थर्ड सेट सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं हमारा खंड अ में उपखंड क का बहुविकल्पीय प्रश्न फर्स्ट नंबर है, जो दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य किसके लिए होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है कि प्रकाश द्वारा किसी तल पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया जो अभिलंब होता है वो क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि उसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण जो होता है आपतन कोण, यह दोनों क्या होते हैं? परावर्तन कोण जो होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों आपतन कोण को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे परावर्तन के नियम जो दिया है, तो देखिए परावर्तन का जो नियम होता है हम अवतल दर्पण में भी इसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण में भी यूज करते हैं और समतल दर्पण में भी यूज करते हैं, यानी हम तीनों में यूज करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए हमारा जो परावर्तन का नियम है वो क्या होता है? सत्य होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन हर सेट में बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट सेट में ही आपको पूरा टेबल बना के आपको बताया था। ओके, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आवर्धित का मतलब क्या हो बेटा? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और काल्पनिक यानी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो देखिए अवतल दर्पण में भी एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और आवर्धित बनता है। और एक उत्तल दर्पण भी है जहाँ पे आपका प्रतिबिंब एक स्थिति ऐसी है, यानी उत्तल दर्पण में तो आपका ये कहा जा सकता है कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी आप रखिए, दोनों के बीच पॉइंट में कहीं पे भी आप रख देते हैं वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब आपका काल्पनिक ही बनता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता तो है, लेकिन वस्तु से छोटा होता है। तो इसलिए हमारा उत्तल दर्पण तो नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे क्या है कि उत्तल लेंस में भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब हमारा जो ये ऑप्शन दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण में ही हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण में हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो बनता है दर्पण के पीछे और वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? अवतल दर्पण द्वारा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। देखिए, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध अगर किसी भी वाचालक का होगा तो उसमें धारा क्या होगी? धारा बहुत कम बहेगी, यानी धारा का प्रवाह उसमें बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही कम वहाँ पे उसमें क्या होगी? धारा होगी। तो यहाँ पे दिया गया इसे चालक, तो चालक हमें हमारा उच्च प्रतिरोध नहीं हो सकते, अर्धचालक भी नहीं हो सकता, अतिचालक भी नहीं कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। यानी उसमें धारा का प्रवाह को क्या, ज़्यादा धारा हो जाएगी तो उसमें धारा के प्रवाह को क्या कर देगा? बहुत कम कर देगा, अन्यथा वो नगण्य भी कर सकता है, यानी धारा के प्रवाह को जीरो भी कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है हमारा, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी क्या कहेंगे? उसे पदार्थ कहेंगे। ओके, चौथा क्वेश्चन है आपका। देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई है
विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो देखिए विद्युत शक्ति यानी पावर P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? W/T होता है। ओके, और W जो है ये कार्य है आपका, ये कार्य है, और ये क्या है आपका बेटा? समय है। तो अब ये भी कहते हैं, इसे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो ये भी आप कह सकते हो पावर P इक्वल टू W/T। तो कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा इसका इकाई यानी मात्रक। तो देखिए जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है, और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ओके, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? वाट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। अगर हम एक विद्युत रोधी विद्युत वाला क्या है? केतली है, अगर उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वैल्यू को हम 3 गुना कर दें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, तो देखिए चूंकि ऊष्मा H इक्वल टू फार्मूला होता है क्या? I²RT, ये आपका ऊष्मा का फार्मूला होता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इसकी धारा को हम 3 गुनी कर दें, तो यदि I का मान 3 गुना कर दिया जाएगा तो H डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 3I² इंटू RT। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये हो जाएगा H डैश इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9I²RT। और जबकि I²RT को हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, यानी H डैश इक्वल टू 9H। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर हम धारा की वैल्यू को अगर 3 गुना कर देते हैं तो जो ऊष्मा होगी वो पहले वाली ऊष्मा की कितनी गुनी हो जा रही है? 9 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारा जो C ऑप्शन है 9 गुना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और इसके आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा कि हमारी आँखों में जो दूर की वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं, और एक होता है कि हम पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। किसी किसी व्यक्ति में होता है कि पास और दूर दोनों की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो जो हमारी आँखों में दोष होता है, हमारी आँखों में दोष 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है दूर दृष्टि दोष, और दूसरा होता है बेटा निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में देखिए इसके नाम के ही ठीक अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष में बेटा हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब ऐसी कंडीशन आती हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें पूछ दिया भी गया है कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। इसका मतलब उसे कौन सा दोष है? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में पास की हम देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते। ओके, और देखिए निकट दृष्टि दोष जब है तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसके नेत्र में दोष होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको दूर करने के लिए बेटा हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब आपको जैसे कन्फ्यूजन हो जाए कैसे हम इसे करेंगे, तो देखिए इसका नाम लिखिए दूर। प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो इसको अगर बोलते हैं तो दूर, उच्चारण के स्टार्टिंग में ही हमारे क्या आ रहा है? दू बोल रहे हैं, इसमें ऊ आ रहा है, और जब ऊ आ रहा है तो इसका ऊ का मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे निकट, अगर यहाँ पे देखा जाए निकट, तो अगर ट हम बोलते हैं तो यहाँ पे उच्चारण में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस यूज कर रहे हैं। यानी हम ऐसी
इनको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए जो हमने आपको टेबल बेटा बनाया था वो टेबल कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे उस टेबल को अगर आप लोग सही से पढ़ लोगे तो उस टेबल से हर देख रहे हैं कि हर इसके सेट में आपको उससे क्वेश्चन 1 या 2 मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपसे यही कहा जा रहा है कि वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो देखिए फोकस पर है। फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं बेटा तो फोकस पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच रख देंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर बेटा इसका प्रतिबिंब हमारा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा है कि वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जब बेटा वस्तु को हम रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और एक चौथा ऑप्शन है हमारा अनंत पर। तो देखिए अनंत पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो अनंत पर वस्तु को रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा फोकस पर बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिंदु आकार का बनता है और यही ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब इसके आगे हम लोग खंड ब में इसमें देखते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न में हमारे कौन से क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड ब में हमारा उपखंड क का वर्णनात्मक प्रश्न में का पहला प्रश्न दिया गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु, आपकी पहली कंडीशन दी गई है कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। इसे दिया गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। देखिए अवतल दर्पण के जो उपयोग को लिखना है हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है बेटा, जैसे टॉर्च देखे हैं, टॉर्च हो गया, मोटर कार हो गई, इंजन हो गए, इन सब की जो हेडलाइट का जो ऊपर का कांच होता है ना, वो किसका होता है, वो अवतल दर्पण का ही होता है। वहाँ पे हम अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला उपयोग है। या दूसरा उपयोग क्या है कि जैसे अवतल दर्पण का उपयोग बेटा हम अपना चेहरा और शेविंग करने के रूप में, जैसे हम शेविंग करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो क्या करता है, वस्तुओं का आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। इसलिए इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर इसका और भी उपयोग है, बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे डॉक्टर हमारे होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर जैसे दांत के डॉक्टर हो गए या नाक कान गले के डॉक्टर हो गए, वो क्या करते हैं, वो भी इन दर्पणों का उपयोग करते हैं मरीजों के इलाज के लिए। मरीजों के जैसे कान को देखना हो तो कान के अंदर के पार्ट को बड़ा देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 2 ही उपयोग आपको लिखने हैं, आप 2 उपयोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो किरण आरेख बनाना है हमें, जबकि दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है ना। तो हम इसका सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि इसका किरण आरेख कैसे होगा जब वस्तु हमारी कहाँ पे है। ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि जैसे इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा बेटा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के पीछे हम क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं और परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, परावर्तक तल, ये चिकना भाग होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और हमारा अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है बेटा, उसी के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु होता है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि अनंत कहाँ पे होगा, तो अनंत बेटा कहीं ना कहीं हमारा इस साइड होगा और ये वक्रता केंद्र, तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो ए बी है, जो वह अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ पे है, बीच में है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि वस्तु से हमारा एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है, किरण जाएगी, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है तो यहाँ पे दर्पण के बाद क्या होगी, है इसका परावर्तन होगा। दर्पण के बाद जब इस टकराने से परावर्तन होता है तो यह रेखा जो क्या है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से होके जाएगी बेटा, तो ये आपकी जो रेखा है ये फोकस से होके चली जाएगी। देखिए किरण आरेख बनाते टाइम आपको किरणों के डायरेक्शन को इंडिकेट करना, यानी ये जो एरो हमने बनाया इसको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलता है कि किरण कहाँ पे गई है, कहाँ से टकरा के किधर जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। सेकंड हम किरण ले लेते हैं कि मानते हैं कि ये किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है, और जब यह वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो बेटा परावर्तन के पश्चात यह वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट आएगी। अब देखते हैं कि ये पहली किरण और ये आपकी, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये पहली किरण है और ये क्या है, दूसरी किरण है। पहली और दूसरी किरण एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे कट कर रही हैं, यानी हम इसका नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या हुआ, उल्टा प्रतिबिंब बना है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, और वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली हमें लिखना नहीं है, सिर्फ हमें कहा गया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख ही खींचना है, तो किरण आरेख बेटा हमारा ऐसे ही बन जाएगा। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो, यानी हम क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अब कैसा हो, फोकस और ध्रुव, यानी एफ और पी के कैसा हो, बीच में हो। तो जब एफ और पी के बीच में रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और सेम हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके पीछे हम पॉलिश कर लेते हैं, यानी कलई भी कहते हैं इसे, कलई कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। यह हमारा जो दर्पण है यह कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके मध्य भाग बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। किसके मध्य बिंदु को, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि हम फोकस और ध्रुव के बीच में और वस्तु को रखें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वस्तु को रख लेते हैं, और जब वस्तु को हम यहाँ पे रख लेते हैं, मान लीजिए कि वस्तु हमारा फोकस और ध्रुव के कहाँ पे है, बीच में है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। इसको हम बी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा बी है, ये ए है और ये बी है। और इसको जब हम यहाँ पे रखते हैं तो मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण जो होती है वो ध्रुव से इस यहाँ पे ध्रुव से टकराएगी, ध्रुव पे चलेगी। पहली किरण हमारी ध्रुव से होके जाती है, ध्रुव से जैसे टकराएगी, जितने एंगल पे यह यहाँ पे मिली है उतने एंगल से ही इसका ध्रुव से क्या होगा, परावर्तन होगा। यानी ध्रुव पर यह आपतित हुई और ध्रुव से इतने एंगल पर ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। लेकिन अगर इस किरण को बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इमेजिन करते हैं कि यह किरण इधर ना आके अगर इस साइड से जाती तो यह कैसे जाती, तो ये आपका सीधा ऐसे निकल जाएगा। ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं ऐसे चला जाएगा। और जब हम एक किरण को मानते हैं कि ये मान लीजिए कि ये किरण जो है ये हमारी दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से होके जा रही है, और वक्रता केंद्र से जब होके जाएगी बेटा तो हम मानते हैं कि यह वक्रता केंद्र से न होके जाके यह पीछे होके जाती है, ठीक है ना, कल्पना करते हैं हम। तो ये भी कुछ ऐसे ही होके जाएगी, और यह दोनों किरण एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं बेटा, यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, और यह प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, यह प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, ए और बी है,
और प्रतिबिंब हमारा a डैश b डैश बहुत बड़ा है। तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी हम ये कह सकते हैं हमने कल्पना करके बनाया है, यानी ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। ओके, और यह प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो दर्पण के पीछे बना है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में भी कहेगा लिखने को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें दिया गया है कि अपवर्तन के नियम क्या हैं। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ओके, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अपवर्तन के नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं। ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपवर्तन का नियम देखिए, अपवर्तन के जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही आपके अपवर्तन के भी नियम होते हैं। ठीक है ना। अपवर्तन का नियम जो होता है ये भी आपके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो देखिए पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और इनके पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड पॉइंट जो नियम होता है इनका, सेकेंड नियम बेटा ये होता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी हम इसे कहते हैं साइन आई। आपतन कोण की जो ज्या होती है उसको हम साइन आई से इंडिकेट करते हैं, और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसको हम साइन आर से इंडिकेट करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात जो होता है वो बेटा नियतांक होता है। ठीक है ना, वो नियतांक होता है, और इसे बेटा हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और यहाँ पे जो आपतन कोण होता है, वो आपतन कोण आई का जो मान होता है वह 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको चलिए इसका फिगर भी बना के बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा तल है, यह वह तल है जो क्या करता है, माध्यम को अलग कर रहा है। यानी ये हमारा मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। तो यहाँ पे ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। और जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा अभिलंब है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है बेटा। तो ये मार्ग जैसे ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अपने अभिलंब की तरफ झुक के जाती है। और जब यही इसी का अपोजिट जब यह सघन से विरल में जाएगी तो अपने अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण है, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण के बीच में बना हुआ कोण हमारा आई होता है, यानी आपतन कोण जिसे कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बड़ा जो कोण होता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, सॉरी अपवर्तन कोण कहते हैं, आर। अब देखिए यहाँ पे आई और आर क्या है, तो यही कि इन्हीं दोनों का हम देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और इन पर खींचा गया जो अभिलंब होता है ये तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या
दोनों का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसके आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर पर्दे पर 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में जो हमारा हमें सॉल्व करना है, इसमें देखिए क्या क्या डेटा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की लंबाई को बेटा हम h मान लेते हैं। वस्तु की लंबाई h इक्वल टू आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, f से, और f की वैल्यू है आपकी 30 सेंटीमीटर। फिर आपसे दिया गया है कि देखिए ये आपका उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और इसकी लेंस से वस्तु की दूरी जो दी गई है 10 सेंटीमीटर गई है। यानी लेंस से और वस्तु के बीच की दूरी को हम u से इंडिकेट करते हैं, और u हमारा निगेटिव होता है, यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार भी बताना है। तो v की वैल्यू हमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, लेंस का सूत्र लगा लीजिए। लेंस के सूत्र से, तो बेटा लेंस का सूत्र क्या कहता है, यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/f की बेटा वैल्यू दी गई है 30 इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1/u की वैल्यू है आपका माइनस का 10, यानी ये हो जाएगा आपका 1/30 और इक्वल टू 1/v माइनस माइनस बेटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी 1/, में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 1/10 को हम इधर क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, इधर भेजते हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 30 और 10 क्या बेटा एलसीएम क्या होता है 30 होता है। 30 से 30 में डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। फिर 10 3 जा 30 और 3 1 जा क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू माइनस का 2/ क्या हो जाएगा 30, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 15 2 जा क्या होता है 30 होता है। तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/15, या हम कह सकते हैं v इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि v की वैल्यू हमारी निगेटिव आई। इसका मतलब क्या है कि हम जिस साइड, यानी वस्तु जिस साइड रखी गई है, इसका प्रतिबिंब भी उसी साइड बनेगा, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, यहाँ पे और क्या दिया गया है। अब इसमें हमें आकार बताना है। तो देखिए आवर्धन क्षमता, चूँकि बेटा आवर्धन क्षमता स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश अपॉन वस्तु की लंबाई इक्वल टू v अपॉन क्या होता है u होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, आकार यानी हम प्रतिबिंब का लेंथ फाइंड करते हैं, तो h डैश की वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, h की वैल्यू आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, इक्वल टू v की वैल्यू आपने फाइंड किया है -15 अपॉन u की वैल्यू आपको दिया गया है माइनस का 10। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, h डैश अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/10। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो h डैश इक्वल टू 15 3 जा क्या होता है 45/10, और 10 से जब इसमें डिवाइड कर लोगे तो h डैश इक्वल टू बेटा आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे इमेज की हाइट यानी लेंथ आई है वो क्या है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई आई है वो क्या है
पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब कि अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, बनेगा कर लीजिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु की लंबाई कितनी दी गई थी, 3 सेंटीमीटर, जबकि प्रतिबिंब की लंबाई हमारी कितनी आई है, 4.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आंसर आपका मिसमैच होता है, उससे आप ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इमेज हम लोग जो उन्होंने पढ़ा है, फोकस आपका दिया है बेटा 30 सेंटीमीटर, और जब 30 सेंटीमीटर की लेंथ का क्या है आपका फोकस है, और ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी हम कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो फोकस और लेंस ध्रुव के प्रकाशिक केंद्र के बीच में हम ही रख दे रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये इसी साइड आके क्या होता है, बनता है। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका ये जो आंसर ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। देखिए, इससे पहले वाला जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने सॉल्व तो करा दिया सारा। उसमें एक चीज़ क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा गया था आपसे कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने उसमें बताया नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। तो देखिए, हमेशा अगर हमारा प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक अगर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। तो जो हमारा प्रतिबिंब जो बना आया था, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, आभासी और सीधा थी। तो इस ऐसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा देखिए, ओम का नियम लिखिए। देखिए, ओम का नियम आपका इससे पहले वाले सेट में भी आपका आया था, तो ओम का नियम मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओम का नियम क्या होता है कि ओम का नियम कहते हैं कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी जैसे ताप दाब हो गया, ताप हो गया, लंबाई हो गई, अगर इन सभी चीज़ों में भौतिक अवस्था में हम चालक के अगर परिवर्तन ना करें, ठीक है ना, तो परिवर्तन अगर नहीं करते हैं तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वो उसमें चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यही हमारा क्या होता है बेटा, ओम का नियम होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने आपको जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताए भी हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी पहला कारण यही है हमारा कारक कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है,
इसकी चालक तार की लंबाई के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम चालक तार की लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी उस चालक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि चालक का प्रतिरोध, सेकंड पॉइंट, चालक का प्रतिरोध आप देखते हैं तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब यह व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। यानी यदि हम चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वायर है, तो वायर का जो ये वाला सामने वाला हिस्सा होता है ना, जो क्षेत्रफल है, ये देखिए हमने कलर कर दिया, इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम A कहते हैं। अगर ये जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा अनुप्रस्थ काट का, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। और अगर क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कहते हैं कि जैसे मोटे तार होते हैं, जितने भी आपके मोटे तार हैं यानी मोटे चालक जो होते हैं, उनमें जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या हो, दो कारक हो गए। इसके आगे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, ओम का नियम लिखोगे, इसके बाद ये इसके कारक लिख लोगे डिपेंड करने वाले। अब यहाँ पे हम क्या है कि न्यूमेरिकल को करते हैं, दिया है कि 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। देखिए तो P= आपको क्या दिया गया है, P= दिया गया है 400 वाट, ठीक है ना, और V= आपको दिया गया है 200 वोल्ट। इसके बाद आपको दिया है कि बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है, यानी समय टाइम दिया है आपको 5 मिनट। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा बेटा हमें निकालना है I की वैल्यू। इसके बाद आपको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा को हमें बताना है यानी H। तो सबसे पहले चलिए I देखते हैं। तो आपको पता है बेटा, चूँकि P= क्या होता है फार्मूला, V/I होता है, तो I= हम क्या लिख सकते हैं, P/V। तो P की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 400 और अपॉन V की वैल्यू दी गई है 200। तो यहाँ P से जब 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी I की वैल्यू बेटा क्या कितनी आ गई 2 एम्पियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे हमें ऊष्मा निकालनी है। तो देखिए चूँकि H= फार्मूला आपका क्या होता है, H= बेटा हमारा फार्मूला होता है VIT। तो VIT हमारा जो फार्मूला होता है इसको हम फॉलो कर लेंगे यहाँ पे। तो H= V की वैल्यू बेटा दी गई है 200, ओके, I की वैल्यू दी गई है हमारा 2 और T दिया गया है 5 मिनट। देखिए मिनट को हम क्या करते हैं सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, और टोटल मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 5 का क्या हो जाएगा 30, यानी 300 क्या हो जाएगा आपका ये सेकंड हो जाएगा। तो T की वैल्यू को हम क्या रखते हैं 300 रख लेते हैं। तो H की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हो गया 00 और यहाँ पे 00 40 हो गए। तो 40 अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जूल में। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इतना जूल हो जाएगा, या हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 0 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे H= इसे क्या लेते हैं 120, इसे बेटा हम लोग किलो जूल भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे उल्लेख कीजिए कर लीजिएगा। उल्लेख कीजिए, किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। और फिर कहा है कि किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे इसमें कई सारे क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं उनके गुणों का उल्लेख हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक दंड चुंबक है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट है, जिसका एक सिरा नॉर्थ होता है, दूसरा सिरा क्या है, साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो पहला गुण होता है ये बेटा ये होता है कि ये क्या करती हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलकर साउथ में क्या करती हैं, ये प्रवेश करती हैं। ये इनकी सबसे पहला गुण होता है जो क्या करती हैं, इनको ये इंडिकेट कर, हम ऐसे कर सकते हैं। ये यानी पहला हम गुण क्या लिख लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, देखिए डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, हम फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझा दे रहे हैं। ओके, फिगर में आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज के क्या लिखोगे कि चुंबक से उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और चुंबक के बाहर इनका ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में होती हैं, और चुंबक की जो अंदर होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है ना, ये इनका पहला गुण हो गया। दूसरे गुण में आप क्या लिख सकते हो कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं बेटा वो ध्रुवों पर, यानी ध्रुवों के जो ये पास वाली कंडीशन है, ध्रुवों पर क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पे वो क्या हो जाती हैं, दुर्बल होती चली जाती हैं, यानी कम प्रबल होती हैं। अब इसमें और सारी कंडीशन होती हैं, और सारे गुण इसके लिख सकते हो, जैसे हम कई सारे बता दे रहे हैं। जो भी आपको सिर्फ 2 याद आ जाए, 2 आपको लिखना है सिर्फ। तीसरा गुण क्या हो सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। ठीक है ना, यह कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित यानी काटेंगी नहीं। क्योंकि देखिए अगर बल रेखाएं क्या होती हैं, अगर किसी एक दूसरे को काट देती हैं तो यहाँ एक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, कई सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें हम इतने गुण हमारे 2 ही बताने थे, इतने आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कहा है कि किसी सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए तो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, तो बेटा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम क्या कहता है। तो मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक स्क्रू है, हम एक स्क्रू यानी पेंच हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेंच है, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही पेंच होता है। जब बेटा इसको पेंच को हम क्या करते हैं, पेचकस की सहायता से जब इसे टाइट करते हैं, ठीक है ना, तो टाइट करते हैं तो ऐसे इसको टाइट किया जाए कि इसकी जो नोक है, नुकीली जो भाग है, यह आगे बढ़ रही है और अगर यह धारा को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे हम पेंच को क्या करते हैं, टाइट कर रहे हैं, जिससे ये क्या हो, यह आगे बढ़े, यानी अपनी सीधे यह क्या करे, नुकीले भाग इसका आगे बढ़ता है यानी कसता है। तो हमारा जो ये अंगूठा, जैसे मान लीजिए कि हमारा पेचकस है,
मार्कर को हमने पेचकस मान लिया, ये इसका नीचे वाला भाग है, इसको हम ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो घुमाते हैं तो अगर यह इसका नीचे वाला भाग, नुकीला भाग जो होता है, यह धारा को प्रेजेंट करता है, धारा को डिनोट कर रहा है, तो अंगूठा हमारा जिस दिशा में घूम रहा है वो हमारा क्या करेगा, इसमें वो हमारा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को ही क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। यही बेटा आपके मैक्सवेल का कार्कस्क्रू का क्या है, नियम है। ओके, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसी क्वेश्चन में है हमारा कि किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। देखिए, अगर आपके पास कोई सीधा धारावाही चालक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये चालक है, ये चालक हमारा सीधा है और इसी को हम क्या कर रहे हैं कि दर्शा रहे हैं, किसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र में। अगर इसको हम दर्शाते हैं, ये हमारा एक चालक है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बैटरी को ऐड कर लेते हैं। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस, ये बैटरी है, यहाँ पे आप कुंजी ऐड कर लीजिए। ये धारा की दिशा हो गई, ये आई करंट है, इसमें फ्लो हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पे फ्लो होगी करंट, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आपको ओस्टेड का एक प्रमेय होता है, ओस्टेड का प्रमेय आपको बताया गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका क्या है, सीधा धारावाही चालक है और ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यह कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, तो बेटा देख रहे हो आप, सर्कल नुमा है, यानी ये क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पे इसी को आपको क्या करना था, सीधा धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र को ही हमें क्या करना था, दर्शाना था। तो हम इस तरह से इसके फिगर को बना के क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जब यहाँ से करंट फ्लो होती है तो करंट जब धारा सीधे धारावाही चालक में प्रवेश करती है तो उसमें इसी तरह से वृत्ताकार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको इसमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि कंपास को लेके इसके पास आते हैं। जैसे कंपास हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं, तो कंपास में हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी उसकी निडिल जो होती है वो विक्षेपित हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि धारा में, चालक में जब धारा हमने प्रवाहित किया उसमें क्या है, आपका करंट फ्लो हुआ है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हुआ, उत्पन्न हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें कहा है कि किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। यानी मान लीजिए कि कोई क्षेत्र दिया गया है, उसमें आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो उसकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र और दिशा, यह सभी क्या होती हैं, समान अगर हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक मैग्नेट में देखते हैं, दंड चुंबक में देखते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक दंड चुंबक है। तो दंड चुंबक में बेटा ये नॉर्थ है और ये क्या आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं यह एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वो क्या होती हैं, एक समान होती हैं और इनकी दिशा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा में सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो इसी को हम कहते हैं, इस तरह से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम इसको चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं।
और इसी में देखिए जो भी आपको करना होगा, जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तो सबसे पहले आप इनके दो गुण को लिखिए, फिर धारावाही तार के कारण जो मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम है उसको लिखिए, फिर आप थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो इससे पहले हमने फिगर बनाया था वो आप बनाएंगे। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि इसमें अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र और दिशा को दर्शाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए और एक ही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का अथवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रिज्म के प्रिज्म का कोण का मान, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। न्यूनतम विचलन कोण जो डेल एम होता है उसका कितना है, 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 डिग्री कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या है, डेल एम है, तथा प्रिज्म कोण ए है। ये हम मान लेते हैं। अब इसमें दिया है कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो है वो समकोण से कितना डिग्री कम है, 60 डिग्री कम है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे प्रश्नानुसार आप क्या कर लोगे कि यहाँ पे देखते हैं कि डेल एम जो है वो समकोण से, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री से वो 60 क्या है, कम है। तो 90 में से 60 को माइनस कर लोगे बेटा तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एम इक्वल टू ये आ जाएगी 30 डिग्री। ओके। और यहाँ पे ऊपर का है कि प्रिज्म का कोण का मान जो है वह न्यूनतम विचलन कोण से कितना है, 2 गुना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 2 इंटू क्या है, डेल एम है, और ए की वैल्यू यानी डेल एम की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 30 आई है। तो यहाँ पे 30 रख लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब आपसे ये कहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटा, चूँकि म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए बाई 2, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन, अब देखिए ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 है, और प्लस डेल एम की वैल्यू है आपकी 30 अपॉन में 2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन, ए की वैल्यू है 60 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 से ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारा है म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी साइन 60 और 30, 90 अपॉन 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। तो ये 2 से इसे 45 बार में कैंसिल कर लोगे तो आपका जो वैल्यू है ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30। और आप साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू रख लोगे तो आप क्या जानते हो कि चूँकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/2। तो देखो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू 2 1 जा 2 हो जाएगा, और अपॉन में √2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आ जाएगा। तो √2 से इसे कैंसिल कर लोगे तो √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू √2 हो जाएगी। या √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 की बेटा वैल्यू होती है 1.414। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी आपका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। ओके। तो आप ये आपका सेट, ये भी आपका जो थर्ड सेट था ईएल कोड का, ये भी कोड आपका सेट क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। हम लोग अच्छे से इसको
आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। तो उसको हम आगे जब अगला सेट कराएंगे तो आपका अगर कमेंट आता है तो मैं उसमें उसका फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो बेटा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू बेटा।